तो आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स। वही रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर में है और एक किस्म का रेफ्रिजरेटर जो नॉन फंक्शनल है वो यहां पर भी लगा है ना। तो भैया ऐसा है कि रेफ्रिजरेटर का काम करने का तरीका क्या होता है, एसी का काम करने का तरीका क्या होता है, और साथ ही साथ हीट पंप। अब हीट पंप कब हम देखते हैं? गर्मी के मौसम, सॉरी सर्दी के मौसम में, है ना। जब सर्दी काफी ज्यादा हो जाती है तो घर में लगा देते हैं हीटर, गरम 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 हवा आती है उससे। तो इनके काम करने का फंक्शन कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है, हम वो देखने वाले हैं। चलो, सबका ध्यान इधर रहेगा, कोई भी इधर उधर की बातों में बिजी नहीं रहेगा औरतों के जैसा, ठीक है। तो सबसे पहला, रेफ्रिजरेटर क्या है? सवाल ये उठा है कि रेफ्रिजरेटर क्या है? जिसमें खाना ठंडा रहता है ना, उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल, मन करता है कि वहीं जाके बैठ जाऊं मैं अंदर, है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर। मगर हम लोग उसको मैकेनिक्स की भाषा में कैसे कहेंगे? व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? तो मैकेनिक्स की भाषा में इसको ऐसा कहा जाएगा कि एक ऐसा हीट इंजन जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स, तुम भाई उसकी साइकिल को रिवर्स करो। क्या था, याद है कुछ तुमको? एक हॉट रिजर्वायर था, ब्लॉक डायग्राम को याद कर। हॉट रिजर्वायर, बॉयर क्या है रे? हॉट रिजर्वायर, हाँ, हॉट रिजर्वायर था। इसमें से हीट निकल रही थी और ये वर्किंग सब्सटेंस था, ये वर्क परफॉर्म कर रहा था। बचा कुचा माल जो हीट का, वो कहां चला जाता था? कोल्ड रिजर्वायर में, जिसको हम लोग क्या कहते थे? सिंक। जिसको हम लोग क्या कहते थे? सिंक। तो कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता था, है ना। ये वर्क होता था। अब क्या करना है, इसी साइकिल को पूरा रिवर्स कर दो, पूरा रिवर्स कर दो इसी साइकिल को। ये एरो को यहां से उठाकर ऐसा डाल दो, ये भी साइकिल को आप रिवर्स कर दो, यहां से इसको ऐसा कर दो, ये भी आप उसको क्या करो? ऐसा कर दो। तो तुमने नोटिस किया, अरे भाई नालायक को इधर ध्यान दो रे। तो यहां मैंने हर एक साइकिल को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब क्या सीन हो रहा है यहां पर कि आपका कोल्ड रिजर्वायर में से हीट बाहर निकाली जा रही है। कहां फेंकी जा रही है? हॉट रिजर्वायर में। और ये काम अपने आप होगा क्या? हीट कहां से कहां जाती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप जाती क्या? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, है ना। जैसे कि अब मैं बोलूंगा, अगर मान लो कूलर पंखा नहीं भी चला, अगर बाहर और ये अंदर का रूम, मुझे बताओ ज्यादा गर्म कौन सा हिस्सा है? बाहर का हिस्सा है, तो वो हॉट रिजर्वायर है। ये क्या है? कोल्ड रिजर्वायर। हम चाहते हैं इसको ठंडा करें, तो ये क्या करता है, हमारा एसी क्या करता है, उसमें से हीट यहां से खींचता है ना, और वो बाहर वो हॉट रिजर्वायर में फेंक देता है। मतलब जो चीज पहले से गर्म थी, है ना, उसमें और वो हीट को बाहर फेंकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, आगे जाके ओजोन लेयर में छेद हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं सीएफसी का निकलती गैस, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद होता। वो बात की बात है, अपने को उस पर नहीं जानेंगे। नो एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये इसका काम करने का प्रिंसिपल है। मतलब असल में हम लोग कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या है? एक हीट इंजन ही है, मगर जो क्या कर रहा है? रिवर्स में काम कर रहा है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, हीट इंजन, हीट इंजन that works in the reverse direction is called as refrigerator। एक हीट इंजन जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। आई बात समझ में? हीट इंजन दैट वर्क्स इन रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर। अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल देखो, वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं, पूरा वर्किंग एनालिसिस नहीं है, वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइल्स होते हैं, दो कॉइल्स होते हैं। कॉइल का एक हिस्सा हॉट रीजन में होता है, मतलब जैसे कि वो बाहर का हिस्सा, या फ्रिज में, या फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज के जो बाहर का हिस्सा होता है ना, वो हॉट रिजर्वायर, और फ्रिज के अंदर का हिस्सा कोल्ड रिजर्वायर। तो हॉट रीजन और ये कोल्ड रीजन, ठीक है।
हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पे गैस को एक्सपांड करते हैं, या गैस, ठंडी गैस यहां से पास की जाती है ना। बेसिक फंक्शन तो क्या होता है, यहां पर एक्सपांशन होता है गैस का। गैस का क्या होता है, एक्सपांशन एट लो प्रेशर, एक्सपांशन एट लो प्रेशर, जिसकी वजह से यहां से गैस पास होती है, और ये जो गैस पास होती है ये ठंडी होती है, ठंडी गैस होती है। वो कैसा होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, मगर जैसे मैंने कहा कि ये गैस जब पास होती है तो ये गैस थोड़ी सी ठंडी होती है। अब ये क्या करेगा, बाजू से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा ये, है ना, कोल्ड रेजर्वायर में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो कि ये एक ऐसे पाइपलाइन है डाली हुई, इसमें से ठंडी गैस जा रही है, जैसे ये अंदर का हिस्सा है। अब हो क्या रहा है कि ये हमारे अंदर के कमरे में की हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, ये अब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर ये गरम 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 इधर जाएगा, और यहां पर एक होता है स्पेशल, एक कंप्रेसर, पता चलेगा तुमको आगे। ये क्या करता है, ये गैस को कंप्रेस करके और ज्यादा गर्म करता है। और उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि देखो अगर ये ज्यादा, अगर मान लो इसने गर्मी हीट एब्जॉर्ब करा और ये यहां पर जा रहा है, इस हिस्से में जा रहा है, मतलब कौन से रीजन में जा रहा है, हॉट रीजन में, तो अगर ये ज्यादा गर्म नहीं रहा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहां से और गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। जब वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना, वापस आएगी, तो ये गैस इतनी ठंडी नहीं रह पाएगी जितना हम चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेसर की मदद से या फिर एक डिवाइस की मदद से, अभी का थोड़ी देर के लिए बोलूंगा मैं, इसको और ज्यादा गर्म करते, कंप्रेस करते, प्रेशर, हाई प्रेशर में गर्म करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये गर्म हो जाती है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और सिर्फ क्या है, आपने कोई हीट सप्लाई नहीं की कहीं से, आपने हीट सप्लाई किया क्या, आपने एनर्जी दिए क्या, नहीं, वही एनर्जी है, बस उसको कंप्रेस किया आपने, प्रेशर लगाया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी हीट बढ़ गई। और जब वो यहां से पास होती है तो मैं बोलूंगा यहां से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी हीट ज्यादा है, सराउंडिंग की हीट है वो भी हॉट है, मगर कंपैरेटिवली कैसा है, कम है, और इसी वजह से गर्म भाप के रूप में ये हीट बाहर चले जाती है, क्योंकि ये हीट ज्यादा है। फिर उसके बाद जब ये यहां पर आता है तो ये एक्सपांशन रहता है, यहां वॉल्व रहता है, वो क्या करता है, फिर से उसको एक्सपांड करता है, फिर से एक्सपांड करता है, तो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर से वो हॉट रीजन में इसको थ्रो करेगी। ये वर्किंग प्रिंसिपल, ये बेसिक में है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, हल्का फुल्का लिखना है इसके अंदर। कैसे लिखना है नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ, अभी नहीं, बाद में पढ़ना, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, मगर एक्चुअल इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, ये कैसे काम करता है, चलो उसको देखते हैं। तो एक्चुअल इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे या वर्किंग एनालिसिस देखेंगे। तो उसके लिए देखो, मैं एक कॉइल को डिजाइन करूंगा, बातें मत करो बेटा, थोड़ी देर की बात रहती, तुम्हारे करियर का सवाल रहता है यहाँ पे। ये तुम्हारी बातें तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? तो देखो, तुमने फ्रिज के पीछे देखे होंगे ना ऐसी वायरिंग, ऐसा जाल देखे होंगे ना फ्रिज के पीछे। ठीक है, ये कॉइल है, बातें नक्को रे। एक्सपांशन वॉल्व, लो प्रेशर रीजन। तुम यार वो जैसा बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम, बरस भर भी इसको अगर आप नली में डाल के रहो, ये
वो टेढ़ी की टेढ़ी चलेगी। प्यार से समझा रहा, मोटिवेशनल तरीके से समझा रहा, मगर नहीं, तुमको बात ही करना है। मतलब तुम्हारे धूप में जल घर जो तुम्हारे माँ बाप पैसे भर रहे हैं यहाँ पे, तुमको उसकी ये वैल्यू है। हाँ वही चैनल तुम इसी लायक बेटा, करो बेटा, ये करो। वो जब तुम्हारे को एग्जाम का, करियर का तुम्हारे पर वो आएगा ना हथौड़ा, तब पता चलेगा। फिर बोलेगा अरे यार एक आदमी था बड़बड़ करता था, उसका चुपचाप सुन लेना चाहिए था अपन ने उस टाइम। यकीनन बोलोगे। जब ऑटो चलाने पे मजबूर हो जाओगे, जब किराना दुकान संभालने पे मजबूर हो जाओगे, करियर में कुछ कर नहीं पाओगे ना, फिर देखेंगे साथ वाले को इज्जत मिल रही, तुम्हारे को कुछ भी नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा तुम्हारे को। ठीक है। इस कॉइल को कहा जाता है इवेपोरेटर कॉइल। इस कॉइल को कहा जाता है कंडेंसर कॉइल। ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इधर का जो रीजन है वो हॉट रीजन रहता है, और ये रहता है कोल्ड रीजन। एक मिनट, सर वो रेड वाला मार्कर देना था एक मिनट। तो देखिए यहां होता क्या है, इसमें एक फ्लूइड भरा जाता है जिसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। मान लो कि यहां पर एक फ्लूइड है भरा हुआ, और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट। फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तुमने अक्सर देखा होगा कि भाई फ्रिज में या एसी में कहा जाता है कि गैस खत्म हो गई, गैस भरना पड़ेगा, है ना। वो एक पर्टिकुलर सिलेंडर में लेकर आता है, फिर वो उसके अंदर जो भी है उसमें गैस भरता है। तो ये रेफ्रिजरेंट वो भरते हैं हम लोग इस कॉइल के अंदर। जैसे कि मैं इमेजिन ये करूंगा कि फिलहाल मान लो इस हिस्से को इमेजिन करूंगा मैं कि इसमें रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। यहां पर एक एक्सपांशन वॉल्व है। ये क्या करेगा, ये हल्का सा, जैसा नहीं तुमने देखे होंगे कि तुम स्प्रे मारते जब परफ्यूम, तुम हल्का सा इसको दबाते हैं ऐसा, तो अंदर जो रहता है लिक्विड जो रहता है, परफ्यूम जो रहता है, वो हाई प्रेशर में रहता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है ना। और जब आप उसको ऐसा दबाते हैं तो वो बाहर ऐसा स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ऐसा फैलते हुए निकलता है। तुमने वो देखे होंगे वो जो आग बुझाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के जो आते सिलेंडर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लोग बोलते इसको, उसको भी आप ऐसा दबाते तो उसमें से ठंडा ठंडा फोम बाहर निकलता है ना, ठंडा फोम, है ना। वॉइस शेव करते वक्त भी एक आता है उसके अंदर, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप उसके अंदर एक अंदर लिक्विड रहता, हाई प्रेशर लिक्विड रहता, तो जब आप उसको ऐसा प्रेस करते हो तो उसमें से जो गैस बाहर निकलती, उसको फैलने के लिए अचानक से जगह मिल जाती बहुत ज्यादा। जब अचानक से उसको बहुत ज्यादा जगह मिल जाएगी, उसका बहुत ज्यादा एक्सपांशन हो जाएगा, ऐसा जगह बहुत है ना खुली खुली, तो यहां पर एक लो प्रेशर गैस यहां से जाती है, लो प्रेशर गैस, लो प्रेशर गैस। तो अब ये जब आप इसको यहां इस तरह से प्रेस करते हैं तो यहां से जो गैस बाहर निकलती है उसका एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है। इसका क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन, और ये ठंडी होती है। ओके, ये यहां पर गैस का हुआ एडियाबैटिक एक्सपांशन। गैस का क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में याद रखो बाहर से कहीं भी कोई हीट वो लेता नहीं, मतलब जब ये एक्सपांड कर रहा था, जब यहां से बाहर निकल रहा था वो, तो उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, आगे जाके तो लेता वो हीट यहां से, मगर जब यहां से वो बाहर निकल रहा था तब वो कहीं से भी कोई हीट को एब्जॉर्ब या रिजेक्ट नहीं करता। तो एक ठंडी गैस इस कॉइल में बहना चालू हो जाती है, तो ये ठंडी ठंडी गैस यहां से कॉइल में बहती हुई चली जाती है। अब इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है, ठीक है, ओके। तो ये ठंडी ठंडी गैस
आप देख सकते हैं कि इसमें से पास होते हुए जा रही है। अब ये जो रीजन है जिसको हम सिंक कहते हैं, ये जो रीजन है जो हमारे फ्रिज के अंदर का रीजन है, फिलहाल कमरा हमारा इसके हिसाब से, तो इस जगह में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो गर्माहट है, हीट जो है, ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जाहिर बात है अब जब हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। मगर ये जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ये आइसोबारिक प्रोसेस होता है। ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये कैसा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कैसा, प्रेशर को क्या रखते हैं आप, कांस्टेंट रखते हैं। फिर ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं कि ठीक है ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा, और यहां ऑफ कोर्स यहां एक्सपांशन होगा, गर्मी गर्माहट आएगी तो गैस को और फैलने को जगह मिलेगी ना, तो यहां आइसोबारिक एक्सपांशन होता है, आइसोबारिक एक्सपांशन। तो जाहिर बात है जब वो गर्म, ठंडी गैस थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, ठंडी गैस देखो यहां से जब आई थी तो एकदम ठंडी थी, उसने क्या करा, और ये एक्सपांशन कैसा था, एडियाबैटिक एक्सपांशन था। ये ठंडी ठंडी गैस यहां से फ्लो होकर जा रही थी, है ना। उसने क्या करी, फिर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी, उसकी वजह से उसका हल्का एक्सपांशन होगा, और वो एक्सपांशन कैसा रहेगा, आइसोबारिक एक्सपांशन, यानी उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। फिर उसके बाद ये ठंडी ठंडी गैस यहां पहुंचती है, और हमारा एक यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसर, है ना, कंप्रेसर। ये आपको फ्रिज में भी देखने को मिलता है, कंप्रेसर खराब हो गया बोल देता अक्सर। यहां पर भी जो बाहर यूनिट लगा रहता है हमारा एसी का, वो कंप्रेसर यूनिट बोलते हैं उसको अपन। तो ये कंप्रेसर होता है, देखो ये जो पाइप जा रहा है वहां पीछे से, वही पाइप है, वैसे ही एक पाइप है ना, जो क्या कर रहा है, ये ठंडी गैस को बाहर लेके जा रहा है। अब क्या करता है कंप्रेसर, क्या करेगा, इस गैस को कंप्रेस करेगा। अब कंप्रेस करेगा मतलब सिंपल सी बात है, एक जरी सी जगह पे ज्यादा गैस को भरेगा, तो यहां पर एक हाई प्रेशर गैस जनरेट होती है। अब जरा सी जगह पे आप अगर गैस को कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर गैस को जनरेट करते हैं, जाहिर बात है उस गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो एक हाई प्रेशर गैस कंप्रेसर, यहां से एक बाहर गैस आती है, तो हम देख सकते हैं यहां पे एक गर्म गैस जो कंप्रेस हो चुकी है, वही फ्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस, वो यहां से पास होती है। देखिए, तो ये यहां से पास होने लग जाती है। तो अब ऐसा है कि जब ये हाई प्रेशर गैस यहां से पास होती है, तो यहां जो कंप्रेशन हुआ एकदम अचानक से इसका कंप्रेशन होता है, और ये जो कंप्रेशन होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये कंप्रेशन कैसा होता है बेटा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अब इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होने के बाद इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर ये हाई टेम्परेचर वाली गैस यहां से पास होती है, और ये बाहर का एरिया है, बाहर का, तो यहां से फिर क्या होता है, ये गर्म गैसेस बाहर यहां से निकलती है ना, बाहर आपके सिंक में जाती है। इसी वजह से जब आप देखते हैं उसको, ये आप कंप्रेसर के बाहर अगर आप खड़े, गरम गरम भाप आती है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे फ्रिज के पीछे भी ऐसा होता है। आपको हमेशा याद होगा, आपको कहा जाता होगा कि फ्रिज को थोड़ा सा दीवार से दूर रखना चाहिए, है ना, ये हमेशा एडवाइस किया जाता है, ऐसा दीवार को चिपका के मत रखो बोलते हैं, पीछे की यूनिट, पीछे जो सरफेस रहता है, जो ये गर्म भाप बाहर निकलती है, उसको बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो इसीलिए ये यहां से हीट, गर्म भाप हीट बाहर निकल जाती है, एक्स्ट्रा जो हीट आई थी वो बाहर निकल जाती, और ऑफकोर्स ये गैस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और याद रखना कि यहां पर जो इस तरह से जब वहां पर कंप्रेशन होता है, ये आइसोबारिक कंप्रेशन होता है, या फिर आइसोबारिक प्रोसेस होता है, सिंपली आइसोबारिक प्रोसेस होता है। फिर वापस से ये यहां पर एंटर करेगा, है ना, जिसने एक्स्ट्रा हीट लिया था, कंप्रेशन की वजह से एक्स्ट्रा हीट ली हुई थी, वो बाहर चले गई, तो गैस हल्की फुल्की, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो गई। फिर एक्सपांशन वॉल्व, क्योंकि ये यहां पर गैस बहुत ज्यादा दबा के भरी रहती है, इतने रीजन में गैस बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर पे रहती है, हाई ज्यादा प्रेशर में रहती है,
और जब हाई ज्यादा प्रेशर पे रहती है तो जैसे इसको आप देखते हैं एक्सपांशन वाल्व क्या करता, फिर से उसको जाने के लिए जगह देता, फिर से वो गैस बाहर निकलेंगी, हल्की सी जरी सी गैस यहां से जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूंगा दोनों का एरिया कॉइल का सेम है, मान लो कि अगर यहां पर मान लो एग्जांपल के तौर पे इसमें 10 किलो की गैस भरी हुई है, इमेजिन, एग्जांपल दे रहा बस, रियलिटी नहीं। अगर यहां 10 किलो की गैस भरी हुई है तो इतने रीजन में पहले तो जब स्टार्ट करते हैं आप, पहली बार जब स्टार्ट करते हैं तो खाली रहता है। जब पहली बार तुम फ्रिज को स्टार्ट करेंगे तो मार्केट से लेकर आए, तुम पहली बार फ्रिज को स्टार्ट करेंगे, मार्केट से लेकर आए तुम एसी को पहली बार स्टार्ट करेंगे, तो भैया इस रीजन में तो खाली रहता, कुछ नहीं रहता। मगर जब तुम एक बार चालू कर देते तो उसमें हल्की फुल्की गैस रहती है। तो अगर किसी भी वक्त अगर तुम देखेंगे, अभी देखेंगे सब समझो, मान लो ये चालू है थोड़ी देर के लिए, मैं अब देखना चाहता हूं अभी इसमें कितनी गैस है, इसमें कितनी गैस है, तो इसमें अगर 10 किलो है तो इसमें सिर्फ 1 किलो है, मतलब इतनी जगह में तुमने 10 किलो गैस भरे दबा दबा के, है कि नहीं, और इतनी जगह में सिर्फ 1 किलो आप हल्का सा देते। वो जब 1 किलो गैस यहाँ पर आती है तो उसको भी खींच के तुम इधर ला लेते, है कि नहीं। कंप्रेसर क्या करता, वो इसको ला लेता, इधर वापस दबा के भर देता। तो ये सारी सी गैस इतनी बड़ी जगह पे रहती और ठंडी रहती, वो हीट एब्जॉर्ब करती और इस तरह से वो बाहर रिजेक्ट करती। इसी को अगर मैं फ्लो चार्ट के बेसिस पे बताने की कोशिश करूं, तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो उसको ऐसा बताऊंगा, फ्लो चार्ट है नॉट ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपको बताया मैं थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं बोलूं ठीक है, ध्यान दो, ये हॉट रिजर्वायर है और यहां पर एक आपका कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। और मैं देखता हूं कि यहां से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है कोल्ड रिजर्वायर से, यहां से हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी QC, और यहां पर वर्क परफॉर्म किया जाएगा QH। ओके, तो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, ये है वर्किंग सब्सटेंस मान लो, और ये हीट दी जा रही है वापस से हॉट रिजर्वायर को। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर TC, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाल रहे हैं और हॉट रिजर्वायर के ऊपर वापस दे रहे हैं। यहां पर इस प्रोसेस में अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने चौड़ाई देखे होंगे बैंड्स की, ये बैंड्स की चौड़ाई कम है, इसकी भी कम है मगर इसकी ज्यादा है। मतलब इस सिचुएशन में हीट क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। बोले ज्यादा हीट कहां से आई, तो पहली बात तो कोल्ड रिजर्वायर की हीट जो आपने खींच के निकाले, आपके वर्क परफॉर्म करने की वजह से जो हीट जनरेट हुई, आप कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं ना, इंजन अगर काम कर रहा है तो गर्म होगा ना वो, तो इंजन जब ये काम करता है, वर्क परफॉर्म करता है, उसकी भी गर्मी पैदा होती है और वो कहां ट्रांसफर होती है, हॉट रिजर्वायर। जैसे कि आप एफिशिएंसी देखते हैं हीट इंजन की, यहां हम लोग देखते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेरा जो अगला पॉइंट इसमें जो आएगा वो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे देखूंगा मैं, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छा फ्रिज कौन सा, अगर आपको लेना है, जैसा मान लो एक कॉमन मैन की तरह सोचो कि आपके लिए सबसे अच्छा फ्रिज कौन सा माना जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा ठंडा करे और कम से कम इलेक्ट्रिक बिल में, बिजली का बिल कम आए, या पावर कंजम्पशन, बिल को कम आए ये नहीं बोल सकते अपन, पावर कंजम्पशन बोल सकते हैं, है ना, कम से कम पावर कंजम्पशन करे, वो सबसे अच्छा फ्रिज रहेगा। तो भाई कम से कम पावर कंजम्पशन कब होगा, जब कम वर्क होगा। अगर वर्क कम हुआ तो पावर जो खींचेगा, इलेक्ट्रिक पावर जो खींचेगा वो भी कम रहेगा। ज्यादा ठंडा कब करेगा, जब ज्यादा से ज्यादा हीट को वो खींचेगा। तो मैं कह सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला ऐसा आता है, ज्यादा से ज्यादा हीट खींचना यानी QC कम से कम वर्क। जो चीज मिनिमम चाहिए होती है वो डिनोमिनेटर में डालते हैं, जो चीज मैक्सिमम चाहिए होता है वो न्यूमरेटर में डाला जाता है। तो QC अपॉन W, ठीक है। फिर जैसे कि मैं जानता हूं QH इज इक्वल टू W प्लस QC, तो W को क्या लिख सकता हूं मैं, QH माइनस QC। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला ऐसा बनेगा QH माइनस QC, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है।
तो जैसे कि इसने बोला फॉर टिपिकल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका 5। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग ने देखा कि एक और आपके नोट्स में एयर कंडीशन के भी बताया हुआ है। एयर कंडीशनर नीट में इतना डिटेल में अलग अलग नहीं जाता। नीट में जैसा अगर पहली बात तो है नहीं है, अगर बाई चांस आया भी, अगर बाई चांस आया जिसकी बहुत कम चांस है 1% चांस ओनली, तो उसमें बस इतना ही काफी है। जैसे अगर आपने देखे होंगे एयर कंडीशन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनर है पूरा सेम, बस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बाद में क्यूसी को टाइम से डिवाइड कर दिया उसने, वर्क डन को भी टाइम से डिवाइड कर दिया, और इन टर्म्स ऑफ पावर बताया उसने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। ठीक है। अच्छा, हीट पंप क्या होता होगा फिर? हीट पंप क्या होता है? हमको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो हीट पंप क्या होता होगा? उसका रिवर्स है ना। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये रीजन को इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारा डंपिंग एरिया रहता, जहां फेंकते हैं हम। डंपिंग एरिया होता है जहां पर जो चीज हमारे काम की नहीं उसको बाहर फेंक देते हैं, कचरा फेंकना जिसको बोलते हैं हम लोग कहते हैं। हमारी गर्माहट हमारे कोई काम की है कि अभी नहीं, हम यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये डंपिंग एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर वो हीट को बाहर रिजेक्ट कर दे रहे, बाहर का जो सोर्स जो एरिया, सोर्स है ना, सोर्स में, क्योंकि इस रीजन को कहा जाता है सिंक, और ये गर्म रीजन को क्या कहा जाता है? सोर्स। तो हम लोग सिंक से हीट एब्जॉर्ब करते, सोर्स में फेंक देते। अब हम लोग क्या करते? इसी को उल्टा लगा देते, क्योंकि हमको गर्माहट चाहिए। तो अब ये जो सोर्स है हमारा, ये इंटरनल पार्ट हो जाता है, ये होता है इंटरनल, ये अंदर लगाएंगे हम लोग कमरे में, और आपके सिंक को हम लोग क्या करेंगे फिर? बाहर। अब यहां पर तो इतना नहीं, हम लोग क्या छोटा मोटा हीटर इस्तेमाल करते हो, छोटा डब्बा है ना, अगर सर्दी के मौसम में, वो बुजुर्गों को लगता हो। अब ऐसा है कि अगर आप बाहर जाएंगे, जैसे बाहर लो आप नॉर्दर्न रीजन में जाते, रशिया वशिया जाते, अलास्का में साइड में जाते, माइनस में टेम्परेचर रहता, वहां पे खतरनाक लेवल का टेम्परेचर रहता। तो वहां पर तो भैया आपको फिर कैसा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल हीटर चाहिए होगा। रूम हीटर जो है रहते, वहां होटल्स रहते बड़े बड़े, आप देखेंगे बड़े बड़े जो फ्लैट्स रहते हैं, अपार्टमेंट्स रहते हैं, तो वहां कॉमन में बड़े बड़े हीटर्स लगे रहते। तो वो लोग का मैकेनिज्म ऐसे ही रहता, वो लोग क्या करते, ये जो पाइपलाइन है उसको लगा देते अंदर, और ये वाले को जो बाहर लगा देते, जो ठंडा है ठंडे इलाके में और ठंडा आप करते हैं, और गर्म इलाके को जो अंदर के रूम को वो गर्म करते हैं। तो इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो ये था पॉइंट आपके रेफ्रिजरेटर का, आप पढ़ लीजिए पूरा थ्योरी, पूरा शुरू से पढ़ो, और फिर न्यूमेरिकल्स देंगे दोनों के साथ में, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसा है, फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इफ इन वन साइकिल द वर्क आउटपुट इज 3000 जूल एंड हीट इनपुट इज 10,000 जूल। बहुत आसान। वर्क कितना दिया हुआ है? 3000 जूल, और हीट इनपुट 10,000 जूल। ये हीट इनपुट है। बैठता आगे, आगे बैठता, हाँ तो फिर खामोश बैठ। तो एफिशिएंसी का क्या है फॉर्मूला? ज्यादा से ज्यादा वर्क, कम से कम हीट। जो चीज ज्यादा चाहिए वो न्यूमरेटर में, जो चीज कम चाहिए वो डिनोमिनेटर में। सिंपली बात है, 3000 अपॉन 10,000, यानी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 0.3। ये फ्रैक्शन में हो गया, और परसेंटेज में अगर चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना। नहीं, ये डायरेक्ट परसेंट बराबर है 0.3, इतना ही रखो। परसेंटेज में चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 30% होना पड़ेगा। नेक्स्ट, परसेंटेज में 30% हो जाएगा। थैंक यू बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अली रजा, तेरे को अलग से बोलूं? द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन is 25%, full stop, if in one cycle
the heat absorbed from the hot reservoir is 50,000 joule. What is the heat rejected to cold reservoir? सिंपल सा सवाल है। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी दी गई है 25%। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 20, सीधा बैठ, 25%। आजा चल, बैग हटा, चल अब्दुल्ला आजा। देखो वार्निंग दिया मैंने, तू उस लायक नहीं, चल बैठ, आ गया, चल जल्दी। तुम्हारे जोड़े तोड़ता रुको मैं भी। वेरी गुड। एक और सरकाना पड़ेगा, अली रजा को भी सरकाना पड़ेगा वहां से। कहाँ सरका देते, अब स्टैंड पे वो लगा वीडियो, मैं यहीं से ही हूँ, देखते देखो बाद में लोग। एफिशिएंसी दिया है 25%, यानी कि 25/100, यानी कि 0.25, जिसको 1/4 भी बोल सकते हैं आप, है ना। अलग अलग तरीके से वैल्यू लिखी जा सकती है। in one cycle the heat absorbed from the hot reservoir, यानी QH की वैल्यू ये कितनी दी है, 50,000 जूल। QC की वैल्यू पूछी गई, चलो बताओ क्या आएगा, चल सॉल्व कर। क्या फॉर्मूला देख, 1 ये क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ QC एंड QH क्या है, 1 - QC by QH। करो सॉल्व। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - QC by QH। तो जैसे कि मैंने एफिशिएंसी बताया आपको, इट इज हाउ मच, 1/4, 1 - QC अपॉन 50,000। ओके, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इधर ले लेता हूं मैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय QC, -4 मल्टीप्लाई बाय QC, समझे ना। 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली बात तो 50,000 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 50,000 माइनस QC अपॉन 50,000, फिर 50,000 इधर ट्रांसफर होगा, फिर 4 उधर ट्रांसफर होगा, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। इसको उठा के इधर लेके आ, 4QC 4 मल्टीप्लाई बाय 50,000 माइनस 50,000, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 4QC की वैल्यू। QC की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 4। ओके, 50,000 का 1/4 कितना होता है, 12,500, तो QC इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 12,500। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा फिर वो, 37,500, है ना। ये हमारा आंसर। लिखो, नेक्स्ट।
An ideal gas is taken through cyclic thermodynamic process through 4 steps. Full stop. The amount of heat, the amounts of heat in these steps are, the heat involved in these steps are Q1 equals to 5960 joule, Q2 equals to minus 5585 joule, Q3 equals to minus 2980 joule, and Q4 equals to 3465 joule respectively. The corresponding work involved are W1 equals to 2200 joule, W2 equals to minus 825 joule, comma, W3 equals to minus 1100 joule, and W4 respectively. तो आपको पता लगाना है पहला ए, फाइंड वैल्यू ऑफ W4, और आपको नेक्स्ट चीज जो पता लगाना है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, what is the efficiency of cycle. ठीक है, तो एफिशिएंसी भी पता लगाना है, मगर उससे पहले W4 पता लगाना है. हमारे लिए कीवर्ड की तरह काम करता है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस की खासियत क्या होती है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए. डेल्टा यू जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है. आप जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं ना साइक्लिक प्रोसेस में. तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है. अगर डेल्टा यू जीरो हुआ तो डेल्टा क्यू साइक्लिक प्रोसेस में पूरा का पूरा जो डेल्टा क्यू रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? वर्क डन के बराबर रहेगा. तो आपको करना क्या पड़ेगा? पूरे हीट को ऐड करो. मतलब क्या करो? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 करिए, है ना. जो जो वैल्यूज आपको मालूम है विथ साइन कन्वेंशन वहां पर डालो, सॉल्व करो और W4 कैलकुलेट करो. चलो करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बस उतना तो आता ही होगा तुमको. साइन कन्वेंशन के साथ डाले ना तुमने सारी चीजें. Q1 की वैल्यू क्या है? माइनस 5585 प्लस Q2 की वैल्यू क्या? नहीं माइनस नहीं है, 5960 है. Q1 5960 माइनस 5585 माइनस 2980
2980 प्लस 3465 इज इक्वल्स टू W1 कितना है 2200 माइनस 825 माइनस 1100 प्लस W4। साइन कन्वेंशन के साथ डालना था, नहीं बेटा 58 नहीं यार, मेरे पास तो 765 आ रहा। चलो चेक करते, हो सकता है मेरे पास भी गलत हो। 5960 पहले ऊपर एडिशन कर डालता हूं मैं। 5960 प्लस 3465 तो वो हो जाएगा 5 12 4 9 9425। उसमें से माइनस 5585 करूंगा मैं। 0 4 13 में से 5 या 8 3, फिर उसमें से 2980 को माइनस करूंगा मैं। नहीं 3, हाँ बराबर। फिर 2980 को माइनस करूंगा, ये हो जाएगा 7। 14 में से 8 गया कितना होते 6, 2 17 में से 9 गया कितना होता 8 0, तो ये हो जाएगा 860 860 लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में से अब 2200 में से 1100 गए तो क्या बचेगा 1100। 1100 में से 825 माइनस करते हैं। 1100 में से 825 कितना रहा 275, तो 275 प्लस W4, तो W4 इज इक्वल टू 860 माइनस 275 कितना रहा ये 585। तो शायद वही सही होगा। फिर या फिर एक आध साइन का इशू हो गया होगा मेरे इसमें। तुम्हारा साइन देख लो, चेक कर लो नोट्स में, साइन सबके सही है, वैल्यू साइन सब सही है। तो फिर सही ही होगा। फिर ये पहला आंसर हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट वर्क डन अपॉन नेट हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो एलएचएस में ऑलरेडी पहले कितना वर्क डन आ चुका था, नहीं वर्क डन ये है सॉरी 275। 275 में तुमको क्या करना है 585 ऐड करना है। 275 में आप 585 ऐड करो 860 जूल अपॉन 860। हाँ टोटल हीट सप्लाइड है ना। नहीं हीट एडेड है, नहीं ये कौन सा हीट आएगा, हीट एडेड, वो हीट जो ऐड किया गया है। हीट सप्लाइड दो टाइप की हीट रहती है ना हीट इंजन में, एक हीट एडेड और एक हीट रिजेक्टेड। तो कौन से पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाला कौन सा है 5960 और 3465। तो 5960 प्लस 3465 कितना आता 9425, ये हीट एडेड है तो 9425 ये रहेगा, है ना। ये माइनस में पहले अपने को नहीं आता, माइनस में जो है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ये क्या है QC है, हीट रिजेक्टेड जो बाहर फेंका गया, ये हीट एडेड है तो 9425। अब डिवीजन देखना पड़ेगा इसका। $860 डिवाइडेड बाय 9425 0.091। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 9.12% लिख लीजिए।
तो हीट इंजन के प्रॉब्लम्स खत्म, अब रेफ्रिजरेटर के प्रॉब्लम्स देखो। इन अ रेफ्रिजरेटर in one cycle the external work done on the working substance is 20% of the energy extracted from the cold reservoir. Full stop. Find the coefficient of performance of refrigerator. Find the coefficient of performance of refrigerator. तो इसने क्या बोला बेटा, देखो गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। एक रेफ्रिजरेटर में एक साइकिल में जो वर्क होता है ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, इट इज 20% ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। मतलब हमने क्या कहा कि जो वर्क है वो कितना है, जितना आप कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाल रहे हो उसका 20% है। कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट निकाल रहे हो उसका 20%, यानी 20/100, यानी कि 1/5 टाइम्स ऑफ क्यूसी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, QC/W। याद रखना ये वर्क डन, ये QC ये सब मैग्नीट्यूड में होते हैं, साइन डालने की जरूरत नहीं है। QC/W, QC को क्या लिख सकता मैं, 5 टाइम्स ऑफ W, है कि नहीं। अरे देखो ना, W इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ QC है, तो इसको क्या लिख सकता, ये कटा तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना निकल के आ जाएगा फिर, 5। दिस इज अवर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, the coefficient of performance of a room air conditioner is 3. Full stop. If the rate of doing work is 2 kilowatt, comma, find the heat current. Find the heat current. ओके, QC/T निकालना है, हीट करंट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसने क्या बोला है आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक एयर कंडीशनर का कितना है, 3, और रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना है बेटा, 2 किलोवाट। रेट ऑफ हीट करंट, फाइंड द हीट करंट पूछा गया है। तो अगर मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, QC/W। अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं QC/T तो W/T, है कि नहीं। अब देख इधर बेटा, टाइम दिया हुआ है क्या इसमें, टाइम के बिना कैसे, उसको फिर 1 सेकंड लेके चलना पड़ेगा पर सेकंड।
अरे वैट है ना रे, पावर ही दिया हुआ ना, 3 किलो वैट है ना। ठीक है, तो क्यूसी अपॉन टी, जिसको हीट करंट बोलूंगा मैं, इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू अपॉन टी। तो के कितना है बेटा अपना, के इज 3 और डब्ल्यू अपॉन टी लिखना चाहिए मुझे इसको, तो ये कितना है 2 किलो वैट, जो कि कितना हो जाएगा बेटा फिर 6 किलो वैट। एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म 6 किलो वैट हीट करंट पूछा उसने, करंट है ना, अपन ने पढ़े था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, हीट करंट क्यू बाई डी। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर whose coefficient of performance K is 4, comma, extract heat from the cooling compartment of 400 जूल पर साइकिल, एक साइकिल में 400 जूल वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है। तो उसमें क्या पूछा गया है, पहला सवाल ये कहा गया हमसे, हाउ मच वर्क पर साइकिल, हाउ मच वर्क पर साइकिल is required to operate रेफ्रिजरेटर, कितना वर्क लगेगा पर साइकिल टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, हाउ मच हीट पर साइकिल, हाउ मच हीट per cycle is discharged to the room which acts as हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब क्यूएच पूछ लिया तुमसे, क्यूएच पूछ लिया है। तो भैया देखो यहां पर रेफ्रिजरेटर हुज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज के, तो हमें यहां दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के इक्वल्स टू 4 है, और एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट ऑफ 400 जूल, यानी क्यूसी की वैल्यू कितनी बेटा 400 जूल है मैग्नीट्यूड में, है ना। तो हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड, ये हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल है, तो वर्क जो मिलेगा वो भी पर साइकिल ही मिलेगा। तो सिंस मैं पहला जो मेरा जवाब है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है क्यूसी अपॉन डब्ल्यू, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना बेटा यहाँ पर 4 है, और क्यूसी कितना है बेटा 400 है अपॉन वर्क डन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 जूल। तो मेरे पास ये आ गया 100 जूल पर साइकिल, ये मेरे पास वर्क डन आ गया, इसको भी ला देता मैं पर साइकिल, ठीक है। अब मेरे पास क्यूसी है, वर्क डन भी है, तो मेरे पास क्यूएच भी निकालने को कहा गया है। अरे बहुत आसान है,
जैसे कि आप जानते हैं कि जो QH होता है, जो बाहर जो आपको हीट मिलती है, बाहर जो हीट मिलेगी वो हीट कितनी होती है, यहां से जो हीट निकली वो भी है और वर्क की वजह से जो एनर्जी आई वो भी है। तो मैं बोलूंगा QH जो होता है वो सम होता है दोनों का, QC प्लस वर्क डन का। अच्छा QC कितना है ऑलरेडी 400 जूल पर साइकिल, अब वो 100 है तो कुल मिला के कितना हो जाएगा वो 500 जूल पर साइकिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ईटा ऑफ, अरे अच्छा ये कार्नोट इंजन का है, चलो जान दो लिख देता अभी का। कार्नोट इंजन तो टेम्परेचर आएगा इसमें, एक काम करता ना मैं बदल देता ना, ऑफ हीट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसके बीच में आपको रिलेशन पर निकालना है पता कि वैसे तो कार्नोट इंजन का है फॉर्मूला ऑलमोस्ट यही होता है, हीट की जगह टेम्परेचर आता है उसमें, मगर कैसे निकालेंगे रिलेशन निकालना है आपको, देखो बहुत आसान है, ऐसा नहीं। देखो अगर मैं पहले तो फॉर्मूला लिख लो दोनों का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस QC बाय QH, ये है ना फॉर्मूला एफिशिएंसी का 1 माइनस QC बाय QH। और अरे हाँ आपका इसका क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का QC अपॉन QH माइनस QC, QC अपॉन QH माइनस QC, इसको उल्टा कर 1 अपॉन K QH माइनस QC अपॉन QC, फिर उसको सेपरेट कर डालो तो 1 अपॉन K QH अपॉन QC माइनस 1, इसको तो लेके जाओ 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू QH अपॉन QC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 प्लस K अपॉन K QH अपॉन QC, उल्टा करो तो QC अपॉन QH इज इक्वल टू K अपॉन 1 प्लस K। अब ये वैल्यू डाल दो इधर 1 माइनस K अपॉन 1 प्लस K, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस K माइनस K अपॉन 1 प्लस K, ये कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस K। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं अपन, बोले एक और तरीका क्या है इसको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ईटा प्लस ईटा इंटू K इज इक्वल टू 1, और नहीं वैसा नहीं, मुझे अकेला वहां पर K चाहिए सिर्फ एक साइड में, हाँ चलेगा ना, चल ठीक है, ईटा K 1 माइनस ईटा, देखो K इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा माइनस 1, ईटा से डिवाइड कर डालो, तो ये एक रिलेशन आ गया।
है ना। अब ये अगर नीट में होता तो मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मगर बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एमसीक्यू में दे सकता है, न्यूमेरिकल में डाल के दे सकता है, आजकल बोर्ड में आ रहे तुम्हारे बाहर के भी क्वेश्चन, तो करो, देख लो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट था।